नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में द फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद सूट डायनेस्टी आ जाता है बीच में एक टाइम पीरियड में। तो देखिए क्या होता है कि जब बाबर ने मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करती है 1526 में, उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और हुमायूं बिकम्स द नेक्स्ट मुगल रूलर। लेकिन हुमायूं ने एक बार बीच में मतलब 1530 से 1540 तक हुमायूं ने रूल किया था। लेकिन दो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज, जिसके बाद सूट डायनेस्टी आ जाता है इंडिया में, दिल्ली में एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो सूट डायनेस्टी चलता है 1540 से लेकर के 1555 तक, जिसमें शेर शाह सूरी का रूलिंग पीरियड रहता है 1540 से 45 तक, जिस सिर्फ 5 साल का। लेकिन ये 5 साल में ही शेर शाह का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि क्योंकि ये सूट डायनेस्टी वाज अफगान इन ओरिजिन और जो दिल्ली सल्तनत था वो भी टर्को अफगान रूल था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि दिस इज अ बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी, बस बीच में एक इंटरवेंशन था सूट डायनेस्टी का। तो अपना अपना हिस्टोरियंस का अपना अपना जो भी ओपिनियन है। लेकिन जो भी है इंडियन मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में शेर शाह सूरी के जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी रिमार्केबल है, जिसको अकबर ने भी, खास करके उनके रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसको अकबर ने भी प्रोंगेट किया था। मतलब कि अकबर ने भी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया था कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं इन डिटेल्स इन दिस क्लास कि शेर शाह की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो द एम्पायर वाज बीइंग रूल्ड बाय द मोनार्क, राइट? दैट वाज द शेरशाह सूरी, राइट? तो द एंटायर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल सरकार। बेसिकली देयर वाज 47 सरकार्स। तो 47 सरकार्स में डिवाइड किया गया था पूरे एम्पायर को। तो हर एक सरकार को डिवाइड किया गया था बहुत सारे परगनाज में, और एक एक परगनास को बहुत सारे विलेजेस में डिवाइड किया गया था। अब देखिए, जो परगना होता है, परगना में मतलब कि जो जो भी सरकार है या परगना है, इसके जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड है, ठीक है, दैट वाज बेसिकली इन द हैंड ऑफ टू मेन ऑफिशियल्स। वन वाज सिकदार एंड वन वाज मुंसिफ। तो परगनाज में सिकदार एंड मुंसिफ। और सरकार में तो क्योंकि बहुत सारे परगना को लेकर के एक सरकार बनता है, तो एक सरकार में सिकदार ई सिकदारान एंड मुंसिफ ई मुंसिफान, ठीक है ना? अब देखिए, सिकदार जो थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड मुंसिफ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल। तो दीज टू आर द मेन ऑफिशियल्स जिसमें जिनके हाथ में ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एंड द विलेज वॉज हेडेड बाय द ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन। अब शेरशाह सूरी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम फॉलो किया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इस सिस्टम में क्या कहा गया है कि कहीं पे भी कोई भी अगर क्राइम होता है तो उस एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि कल्प्रिट जो थे उनको वो पकड़े और या उनको वो पनिशमेंट दे सके। लेकिन अगर उनको वो फेलियर हो जाते, वो अगर नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके ऊपर वही पनिशमेंट इम्पोज किया जाता था जो उस क्रिमिनल के ऊपर इम्पोज किया जाना चाहिए था। तो दिस वाज बेसिकली एन अनजस्ट, क्योंकि एक इनोसेंट पर्सन को एक पनिशमेंट सहना पड़ रहा है। लेकिन जो कंटेम्पोररी राइटर्स है, उनका ये कहना है कि दिस सिस्टम वाज हाईली इफेक्टिव। और ये कहा जाता है कि द रोड्स वर सो सेफ कि आधी रात को भी एक बूढ़ी औरत, ठीक है, अपने टोकरी पे सोने की ज्वेलरी लेकर के वो जा सकता था। तो खैर, ये तो राइटिंग है कंटेम्पोररी राइटर्स के। लेकिन जो भी है, इनके रोड्स और द एरियाज वर प्रेटी वेरी मच सेफ। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, दिस सीम्स टू बी हाईली इफेक्टिव एंड हाईली सक्सेसफुल। सो दिस वाज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की अंडर शेरशाह सूरी। अब आइए देखते हैं, उन्होंने अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल सिस्टम को भी इस तरीके से अरेंज किया था। जितने भी सिविल मैटर था, सिविल मैटर में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ सेपरेट किया गया था, ठीक है ना? तो हिंदूज वर एडमिनिस्ट्रेड बाय देयर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मुस्लिम लॉ। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर है,
क्रिमिनल मैटर के लिए यूनिफॉर्म इस्लामिक लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, और इस केस में कोई हिंदू और मुस्लिम लोग सेपरेट नहीं था। और उनके टाइम पे जो पनिशमेंट था, पनिशमेंट वाज ए वेरी सीवियर इन फॉर्म। तो उनका जो पॉलिसी था, पॉलिसी बेसिकली ये था, ये नहीं था कि रिफॉर्म लाना, क्योंकि उस टाइम पे रिफॉर्मेटिव पॉलिसी या रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी इमर्जेंस हुई नहीं थी। तो उस टाइम पे जो बेसिकली सिस्टम था या फिर थ्योरी था, दैट वाज कॉल्ड डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट मतलब या तो मतलब कि डेटर किया जा सके, मतलब कि किसी की पनिशमेंट को देख करके बाकी लोग इतना डर जाए कि वो क्राइम ना करे। ठीक है, सो इस केसेस में क्या होता है कि जो जितना क्राइम होता है, जिस इंटेंसिटी का क्राइम होता है, उससे कहीं ज्यादा लेवल के, कहीं कहीं ज्यादा इंटेंसिटी के पनिशमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल चोरी करने पे हाथ काट दिया जाना या फिर एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब, टॉर्चर वाज वेरी कॉमन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। So, the legal system, justice delivery system, this system was in the hand of first of all Qazi, and then after Qazi, the Mir Aduls were appointed by the Sultan for the administration of justice. So, in this manner, he had arranged the legal administration in his empire. अब देखिए, शेरशाह सूरी ने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए या प्रमोट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी था वो था कॉइन या करेंसी। अब देखिए, शेरशाह के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स या करेंसी सर्कुलेशन में था। तो उन्होंने उन सारे करेंसीज को एबोलिश कर दिया, मार्केट से उठा लिया, और उन्होंने दो टाइप के करेंसी इंट्रोड्यूस किया। एक था सिल्वर कॉइन विच वॉज कॉल्ड रुपया। रुपया, तो ये टर्म जो था ये ब्रिटिश पीरियड तक मतलब कि यूज होने लगा, या और मॉडर्न इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इस टर्म को एडॉप्ट किया गया। और जो दूसरे टाइप का कॉइन था कॉपर कॉइन, दैट वाज कॉल्ड दाम। तो इसका जो रेशियो था तो 1 रुपया इक्वल्स टू 64 दाम। इस रेशियो में उन्होंने इस चीजों को डिवाइड किया था। So this currency had the introduction of currency brought monetization in the economy, और उनके दूसरा और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, मेजर्स था, जिसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स काफी प्रोमोट हुआ था। तो उन्हीं में से एक मेजर था द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने बहुत सारे रोड बनाए थे, जिनमें से 4 मेन रोड का नाम लिया जाता है, इतिहास में पढ़ा जाता है। वन रोड वाज फ्रॉम सोनारगांव विच इज इन मॉडर्न डे बांग्लादेश टू तक्षशिला, which is modern day called the Grand Trunk Road। दूसरा रोड था आगरा टू बुरहानपुर। तीसरा जो बनाया गया था वो बनाया गया था आगरा टू जोधपुर, और जो चौथा बनाया गया था दैट वाज फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। ये 4 मेन हाईवे उन्होंने बनाया था which facilitated the communication system। और इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम इट द एंटायर एम्पायर वाज फुल विथ मेनी रोड्स, जिसके वजह से पूरे एम्पायर में कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी हो गया था। और उन्होंने जो रोड बनाया था, द रोड वर वेरी मच सेफ, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो उनका लीगल सिस्टम, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, जिसके वजह से रोड काफ़ी सेफ बन गया था और ट्रैवलर के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल था, राइट। और रोड के बगल में ट्रीज भी प्लांट किया गया था, वेल्स भी बनाया गया था, ताकि जो ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और बहुत सारे फॉर द ट्रैवलर्स फॉर रेस्टिंग उन्होंने रेस्ट हाउस बनाया था विच वॉज कॉल्ड सराय। अब देखिए, उन्होंने जो सराय बनाया था टाइम मतलब कि एट रेगुलर इंटरवल पूरे एम्पायर में बहुत सारे सराय बनाया गया था। उनका मेन 2 पर्पस था, अपार्ट फ्रॉम रेस्टिंग ऑफ द ट्रैवलर्स, 2 मेन पर्पस था। एक था इट वॉज ऑल्सो यूज्ड एज डाक चौकी। तो उनका जो पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट वाज ऑल्सो वेरी मच मॉडर्न एंड वेरी मच डेवलप, एंड उनकी जो पोस्टल सिस्टम है दैट वाज बीइंग कैरिड आउट बाय रिले सिस्टम। तो अंडर रिले सिस्टम क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे लोग, मतलब एक आदमी कैरी करता है, फिर वहां से फिर दूसरा एक आदमी दूसरे जगह पे कैरी करता है, इस टाइप के रिले सिस्टम कहा जाता है। और ये जो डक चौकी है, जो कि सराय को ही डक चौकी यूज किया जाता था, दैट वाज बीइंग यूज्ड एज द नोडल पॉइंट। ठीक है, और जो हेड होता था पोस्टल डिपार्टमेंट के व्हिच वाज कॉल्ड द दरोगा ई डक चौकी, मतलब एक डक चौकी का हेड है दरोगा ई डक चौकी। और जो सराय के जो दूसरा जो मेन पर्पस था दैट वाज फॉर इकोनॉमिक पर्पस, क्योंकि देखिए सराय में बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे मर्चेंट आके रहता था। ठीक है, तो सराय के अगल बगल में चारों तरफ एक टाउन एस्टेब्लिश होता चला गया विच वॉज कॉल्ड कस्बा, राइट। तो इनके चारों तरफ क्या होता गया, बहुत सारे लोकल जो लोग थे, लोकल लोगों ने बिजनेस करना चालू कर दिया, जिसके वजह से टाउन डेवलपमेंट होता चला गया, और इसके वजह से एम्पायर की जो इकोनॉमी है वो भी काफी डेवलपमेंट होने लगा।
अब उनकी जो सराय था, सराय के सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से एडवांस तरीके से किया गया था, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग रहने का, अलग खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था, और भी बहुत सारे तरीके का बंदोबस्त किया गया था। अब सराय का एक तीसरा पर्पस भी था, विच वॉज बेसिकली अ बिट केप्ट सीक्रेट, दैट वाज इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर स्पाई नेटवर्क। क्योंकि देखिए पूरे एम्पायर में उन्होंने बहुत सारे स्पाई इंट्रोड्यूस किया था, स्पाई को अपॉइंट किया था, और स्पाइस की जो खबरें हैं वो डक चौकी के थ्रू या इस सराय के थ्रू ट्रैवल किया जाता था सुल्तान तक, राइट। और देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो सराय है, यहाँ पे बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो बातचीत होती है, लोगों की जो बातें चलती है, इसमें यू कैन अंडरस्टैंड द पल्स, यू कैन नो द पल्स ऑफ व्हाट द पीपल आर स्पीकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये इस स्पाई नेटवर्क के लिए भी ये सराय को उन्होंने यूज किया था। अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने फ्री किचन एस्टेब्लिश किया था। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ वेरी मच डिस्पोटिक रूलर। तो डिस्पोटिक रूलर में क्या होता है कि इट इज एन ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है रूलर का। लेकिन उसके बावजूद उनके टाइम पे उनके कुछ वेलफेयर मेजर्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि फ्री किचन फॉर द पुअर पीपल। उन्होंने फ्री किचन चलाया था ताकि कभी भूखमरी का जो प्रॉब्लम ना रहे। और उसके अलावा लैंड ग्रांट वाज गिवन टू द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस पीपल। तो रिलीजियस पीपल में उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेट नहीं की। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्कॉलर्स और रिलीजियस पीपल वेर गिवन आई मीन लैंड ग्रांट बाय शेरशाह सूरी, ठीक है। और इन हिज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने क्या किया था, एक्चुअली शेरशाह सूरी का ये कहना था कि पीजेंट जो थे, जो कल्टिवेटर्स थे, उनको कभी ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पीजेंट को ऑप्रेस किया जाएगा तो वो जमीन छोड़ करके भाग जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, एम्पायर का एक्चुअली नुकसान होगा। तो उन्होंने कभी भी पीजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इम्पोज नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने जाप्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जाप्ती सिस्टम वॉज बेसिकली, पहले तो लैंड सर्वे होगा, और लैंड सर्वे के ऊपर बेसिस करके जो उनका प्रोडक्टिविटी दैट विल बी असेस्ड। तो उस असेसमेंट वैल्यू के ऊपर बेसिस करके जो लैंड रेवेन्यू है वो मतलब कि इम्पोज किया जाता था, ठीक है। तो द लैंड रेवेन्यू वाज बेसिकली फ्रॉम 25 to 33%, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लेकिन दैट वाज द लैंड रेवेन्यू अमाउंट अंडर शेरशाह सूरी। और उन्होंने दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए जैसे उस टाइम पे कोई एक कल्टीवेटर होगा जो खुद अपना जमीन कल्टीवेट करेगा, या फिर कोई ऐसे बिग फार्मर्स होगा जिसके जमीन दूसरे को शेयर क्रॉपिंग में देगा, तो वो भी कल्टीवेट कर सकता है। तो दोनों टाइप के कल्टीवेशन उनके टाइम पे चालू था। तो पट्टा, दिस टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फर्स्ट वाज पट्टा, दूसरा सेकंड वाज कबूलियत। तो पट्टा वॉज बेसिकली टाइटल डीड। टाइटल डीड मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो कोई भी अगर अपना जमीन कल्टीवेट कर रहा है तो उसके लिए तो पट्टा ही काफी है, वो अपने जमीन पे कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन अगर शेयर क्रॉपिंग हो रहा है तो जो जो ओनर है उनके लिए उनके पास पट्टा रहना होगा, और जो किसान उनके जमीन पे कल्टीवेट कर रहा है, जो शेयर क्रॉपर है, उनके लिए एक अग्रीमेंट डीड होना चाहिए, विच वॉज कॉल्ड कबूलियत। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह, विच इज अ वेरी मॉडर्न थिंकिंग। ये मॉडर्न टाइम पे ये इस टाइम के सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। और लैंड असेसमेंट के लिए जो मेजरिंग यूनिट यूज किया गया था, दैट वाज सिकंदरी गज एज ए मेजरिंग यूनिट। और जो ट्रेड था, ट्रेडर्स के ऊपर दो तरीके की टैक्सेस इंपोज की गई थी, मतलब दो स्टेजेस में टैक्सेस इंपोज किया जाता था जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था। तो एट द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक टैक्स इंपोज किया गया था, और एंड द सेकेंड वाज एट द स्टेज ऑफ सेलिंग टू द कंज्यूमर। अब देखिए मॉडर्न टाइम्स में अगर हम सोचे तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्साइज ड्यूटी इंपोज किया जाता है। हालांकि इंडिया में अभी जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन इसके पहले ये था, एक एक्साइज ड्यूटी था ऑन प्रोडक्शन, एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द सेल्स टैक्स। ये इंडिया में कुछ दिन पहले भी ये सिस्टम था, which can be said to be, had been introduced by Sher at that period of time, right? So these are the basically the contribution of Sher। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि critically examine the role of Sher Suri in the medieval Indian history, role of Sher।
इन द मॉडर्न मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री? दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।